guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग के कोलैप्स होने की वजह हैं, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं बिल्डिंग के कोलैप्स होने के, उन्हें हम एक्सीडेंट नहीं बुला सकते हैं क्योंकि ये हमारी प्रिपेयर्डनेस की कमी की वजह से हो रही हैं काफ़ी सारे लेवल पे, जैसे कि रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल। तो हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। कमेंट करना है मतलब कि हमारा पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर हम डाल सकते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर। फिर रीज़न क्या क्या है बिल्डिंग के कोलैप्स होने के पीछे वो डालेंगे, फिर उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं और फिर हम प्रिपेयर्डनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब कि हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं उसको इंक्लूड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारे क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की हेडिंग के अंदर और इम्पोर्टेंट जो जियो फिजिकल फिनोमेना है उसके अंदर। फिर इंट्रोडक्शन में क्या दे सकते हैं, बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बारे में बता सकते हैं, डेटा बता सकते हैं, या फिर अभी करंट में जो मलाड के बारे में सुनने को मिल रहा है न्यूज़ के अंदर वो भी बता सकते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स होना कॉमन बात है इंडिया के अंदर। जब जून और सितंबर का मानसून का टाइम होता है, मानसून सीज़न होता है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो हमारी नींव है, जो फाउंडेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अगर वो पुअरली बिल्ट है, अच्छे से नहीं बनाई गई है, तो वो कमज़ोर पड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू जो NCRB का डाटा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हर दिन 7 स्ट्रक्चर गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं इंडिया के अंदर। 2010 से 2014 के बीच का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर, और ये इस बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग आती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वो भी, और जो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है उसको भी काउंट किया जाता है। 2001 से लेकर 2015 के बीच में अगर हम एवरेज देखें तो हर दिन कम से कम 7 लोग मरे हैं उनकी वजह से, बिल्डिंग के कोलैप्स होने की वजह से, और लगभग 15,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी है। रीज़न क्या क्या है बिल्डिंग के कोलैप्स होने के पीछे? बहुत ही घटिया क्वालिटी का, स्टैंडर्ड ख़राब होता है जिसका, और चीप होता है, उस मटेरियल को यूज़ किया जाता है पैसे बचाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। मेंटेनेंस भी नहीं किया जाता बिल्डिंग का अच्छे से। फिर जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है उसके टाइम पे एरर्स देखने को मिलती हैं, और इंजीनियरिंग भी अच्छे से नहीं की जाती है। सॉइल है वो, उसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, और जो प्रॉपर फाउंडेशन होती है वो भी नहीं दी जाती है बिल्डिंग को, इस वजह से भी वो गिर जाती है। पॉपुलेशन का ओवरलोड देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि मलाड का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वहाँ पे भी बिल्डिंग के लिए गिरी है, तो ओवरलोड भी इसकी एक प्रॉब्लम है। फिर जो एक्सपायरी डेट के बाद भी, मतलब कि एक जो बिल्डिंग बनाते हैं हम, तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए ये स्ट्रक्चर चल सकता है, वो उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद में वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ पे रहने लग जाते हैं। फिर क्या है, नेचुरल क्लाइमिटीज़ भी हो सकती हैं। ये जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं इनके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है। अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामी, ये सब हैं। फिर इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं इसके, हम जिंदगियाँ खो देते हैं, पैसे का भी नुकसान होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो जाता है। इन्वायरमेंटल रिस्क भी देखने को मिलता है, और जो हार्म है एनिमल को वो भी पहुंच सकता है, उनको भी नुकसान हो सकता है। जो वेस्टेज है मटेरियल की वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट मेंटेनेंस करने की, और शॉर्टेज हो जाती है मनी की और मैन पावर की, दोनों। लोग डिस्पेयर हो जाते हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ तक नहीं मिलती हैं, जैसे कि फूड और शेल्टर होता है। फिर हमें मेजर्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है, हमें एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ताकि वो टाइम से पता चल जाए हमें कि वेदर में आगे क्या होने वाला है। ये एजेंसी IMD, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो इंडिया के अंदर फोरकास्ट करता है हमारे जो वेदर को। फिर डेवलपमेंट करना होगा और यूज़ करना होगा टेक्नोलॉजीज़ का, ताकि हम चेक कर सकें और स्टॉप कर सकें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज, पनिशमेंट और जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है लॉज का वो भी करने की ज़रूरत है, जैसे कि पोका लॉ है, जिसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया था 1987 के अंदर, उसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही काफ़ी सारे और भी एक्ट्स हैं हमारे पास में, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की कैसी चल रही है, टेस्टिंग की ज़रूरत है, और मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल की भी फॉलो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें जो जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जो गाइडलाइंस दी जाती हैं और सेफ्टी मेजर यूज़ किए जाते हैं, अगर उनको भी चेक करता रहना चाहिए, कम से कम एक बार तो ईयर के अंदर ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर आगे क्या है, हमें साथ साथ अवेयरनेस है वो भी फैलाने की ज़रूरत है लोगों के अंदर, ताकि थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकें इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, और उनकी जो आइडेंटिटी है उसे भी सेफ रखा जा सके, उसे रिवील ना किया जाए। फिर प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले।
लाइसेंसिंग करनी चाहिए जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी, और फिर हम केस स्टडी भी फॉलो कर सकते हैं नाइजीरिया की, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। उसके बाद हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग का गिरना है उसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है? हमें होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलनी है। अवॉइड करना होगा जो कंस्ट्रक्शन है कोस्टल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आती है उस एरिया के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं उस एरिया के अंदर। और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है एनजीटी जिसके जो कंडक्ट करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप बता सकते हैं जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 3rd नंबर पे आया था हमारे देश के अंदर। उससे पहले और कौन से 2 देश हैं जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया था? और ये हमारे राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, आर्टिकल 21 से। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए रूल्स और रेगुलेशंस का। और साथ ही साथ हम इसके साथ हम क्या सेव कर सकते हैं? हम लाइफ बचा सकते हैं, मनी बचा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकते हैं, और जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं हमें रिहेबिलिटेशन करने के लिए उसे भी रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक और भी फ़ायदा होगा, इससे हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 और 11। 9 है वो इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर जो 11 है वो स्ट्रक्चर सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हैं। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.